हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे निषेचन के बाद की घटनाएं। देखिए, इसमें पहला है भ्रूण एवं इसका विकास, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। उसके बाद दूसरा है भ्रूणपोष का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। थर्ड है बीज व फल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। देखिए, पहला है भ्रूण एवं इसका विकास, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। तो क्या होता है, सिनगेमी के पश्चात जो एग होता है उसको जायगोट कहा जाता है। ठीक है, जायगोट और oospores जो है एक ही टर्म्स है। और ये जायगोट जो होता है कुछ विश्राम अवस्था के बाद एम्ब्रियो को बनाता है। देखिए, जायगोट से एम्ब्रियो बनने की क्रिया को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियोजेनी किसे बोलते हैं? युग्मनज यानी कि जायगोट, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो से बनने की क्रिया को। एक बीजपत्री और जब द्विबीजपत्री पौधों की बात की जाए तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है, उसकी प्रारंभिक अवस्थाएं तो समान होती हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि दोनों में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है ना कि द्विबीजपत्री भ्रूण में कैसे विकास होता है, या एक बीजपत्री जो एम्ब्रियो है उसमें डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा। तो इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, युग्मनज या फिर जायगोट जो होता है वो द्विगुणित संरचना होती है और इसमें होता है सूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन को ही बोलते हैं माइटोसिस। तो यह सूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाता है और स्टार्टिंग में क्या होता है, ये आकार में बढ़ने लगता है और अपने चारों ओर सेलुलोज की एक भित्ति का निर्माण करता है। ठीक, और उसके पश्चात ये एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, इसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। और जब इसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। देखिए, फिर लिखा है कि इसमें ऊपरी यानी कि बीजांड द्वार की ओर जो स्थित होती है कोशिका, ठीक है, बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है, साथ ही बड़ी होती है। बड़ी कोशा को कहते हैं आधार कोशा यानी कि बेसल सेल। और नीचे की ओर यानी कि निभाग की ओर जो स्थित होती है कोशा, और ये होती है छोटी कोशिका होती है, निचली या फिर छोटी। निभाग की ओर जो कोशा होती है उसको बोलते हैं अंतस्थ कोशा यानी कि टर्मिनल सेल उसे बोलते हैं। ये अंतस्थ कोशा को ही कहते हैं भ्रूणीय कोशा, एम्ब्रियोनल सेल, तथा आधार कोशा को निलंबक कोशा कहते हैं। आधार कोशा एक अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा, ट्रांसवर्स डिवीजन इसमें फिर से होता है, और एक अंतस्थ कोशा तथा एक उदग्र विभाजन यानी कि वर्टिकल डिवीजन के द्वारा विभाजित होकर टी के आकार का चार कोशिकीय प्रो एम्ब्रियो बना देती है। ये अनुप्रस्थ कोशा, अनुप्रस्थ विभाजन जो दे रहा है ट्रांसवर्स डिवीजन, इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई एक एम्ब्रियो था तो स्टार्टिंग वो ट्रांसफर डिवीजन हुआ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे हुआ। ऊपर की ओर एक छोटा चलाजल भाग की ओर जो है, यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है निचली निभाग की ओर, निभाग वाला भाग में अगर जो कोशा रहेगी वो छोटी रहेगी और उसको हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। और ये जो रहती है बीजांड द्वार की ओर, ये होती है एपिकल सेल। ठीक, तो पहले हुआ था एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ था, फिर क्या हो रहा है, वर्टिकल डिवीजन हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऐसे। तो आप लोग डिवीजन को समझ गए होंगे कि ट्रांसवर्स मतलब इस तरीके से, वर्टिकल मतलब इस तरीके से। ठीक है, डिवीजन इसमें होता है। उदग्र विभाजन यानी कि वर्टिकल डिवीजन, जब इसमें वर्टिकल डिवीजन होता है तो ये विभाजित हो जाती है और टी आकार का चार प्रो एम्ब्रियो का निर्माण करती है। अब यहाँ देखिए लिखा है निलंबक कोशा। निलंबक कोशा किसे बोलते हैं? आधार कोशा को ही बोलते हैं निलंबक कोशा यानी कि बेसल सेल। ठीक है, निलंबक कोशा क्या है? बेसल सेल यानी आधार सेल को ही बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है, कई अनुप्रस्थ डिवीजन होता है, कई डिवीजन में स्टार्ट हो जाता है और कई विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर ये 6 से 10 कोशा लंबी सूत्राकार रचना निलंबक सस्पेंसर बनाती है, यानी कि ये और वृद्धि करता है। ठीक है, इसमें जो है और वृद्धि होता है, तो ये कई ट्रांसवर्स इस तरह से डिवीजन इसमें होता है। तो कह रहा है कि ये जो रचना होती है इसको बोलते हैं निलंबक
सूत्राकार रचना निलंबक बनाती है। ठीक, तो इस बेसल सेल की ऊपरी कोशा क्या होती है, जो ऊपरी कोशा होती है ये कुछ मोटी होकर फूल जाती है, कुछ फूल जाती है और एक पुटिका कोशिका यानी कि वेसिकुलर सेल या फिर हॉस्टेरियल सेल का निर्माण करती है। ये जो निलंबक कोशिकाएं होती हैं भ्रूण कोशिकाओं को नीचे की ओर ढकेलने का काम करती हैं और इसकी ऊपरी कोशिका क्या बनाती है, चूसांग यानी कि हॉस्टेरिया का निर्माण करती है, हॉस्टेरिया का निर्माण करती है। निलंबक सेल यानी कि बेसल सेल की सबसे निचली कोशिका हाइपोफाइसिस कहलाती है, जो कि मूलांकुर यानी कि रेडिकल्स के शीर्ष का निर्माण करने लगती हैं। फिर अब ये देखिए निलंबक का क्या कार्य है, बेसल का क्या कार्य है। बीजांडकाय से भोजन प्राप्त करके वृद्धि कर रहे भ्रूण को प्रदान करना। मेन कार्य क्या है इनका, बीजांडकाय से भोजन प्राप्त करना और साथ ही जो वृद्धि कर रहा है, ग्रो कर रहा है एम्ब्रियो, उसको भोजन प्रदान करना। फिर देखिए इसी बीच में क्या होता है कि अंतस्थ कोशिका की दोनों कोशिकाएं एक अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 4 भ्रूणीय कोशिकाएं बनाती हैं। कितनी बनाती हैं, 4 भ्रूणीय कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये 4 कोशिकाएं पुनः विभाजन करती हैं और एक 8 कोशिकाओं वाली अष्टम अवस्था यानी ऑक्टेंट स्टेज का निर्माण कर देती हैं। फिर देखिए इसमें जो अधस्फीतिका के नीचे की 4 कोशिकाएं ये अधराधार कोशिकाएं हाइपोबेसल सेल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, हाइपोबेसल सेल। देखिए अभी हमने ये नीचे का अभी हमने देखा था, इसमें कैसे डिवीजन होता है। ठीक, जब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ से हम ऊपर का देखते हैं कि ऊपर कैसे डिवीजन हो रहा है ना। तो कर रहे हैं, देखिए ऑक्टेन स्टेज बनाती है, इसमें फिर अधस्फीतिका के नीचे की ओर 4 कोशिकाएं अधराधार कोशिकाएं तथा इसके नीचे 4 कोशिकाएं ये क्या बनाती हैं, एपीबेसल सेल का निर्माण करने लगती हैं। ठीक, अधराधार कोशिकाओं में मूलांकुर यानी कि रेडिकल्स व हाइपोकॉटिल तथा अध्याधार कोशिकाओं से प्रांकुल यानी कि प्ल्यूम्यूल्स व बीजपत्र कॉटिलिडन्स का निर्माण होता है। आगे देखिए अष्टम अवस्था में यानी कि ऑक्टेंट स्टेज में जो 8 कोशिकाएं होती हैं वो फिर से विभाजित हो जाती हैं और विभाजित होकर बाह्य त्वची कोशिकाओं यानी एपिडर्मस सेल का एक स्तर बनाने लगती हैं। ठीक है, एपिडर्मस सेल का एक स्तर बनाती हैं जो बाद में फिर से एंटीक्लाइनर डिवीजन के द्वारा विभाजित हो जाती है और डर्मेटोजन स्तर बनाता है। पहले क्या बनता है, एपिडर्मस सेल, फिर उसके बाद डर्मेटोजन का स्तर बनता है। अंदर की कोशिकाएं अंदर की कोशिका में अनेक विभाजन होते हैं, उदग्र यानी कि वर्टिकल डिवीजन होते हैं और साथ ही ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। तो उसके द्वारा विभाजित होकर एक केंद्रीय रंभजन यानी कि प्लीरोम का निर्माण करती है। ठीक, मध्य में पेरीब्लेम का निर्माण होता है। मध्य में क्या बन जाता है, वल्कुजन यानी कि पेरीब्लेम। पेरीब्लेम में क्या होता है, पेरीब्लेम की कोशिकाएं वल्कुट तथा रंभजन कोशिकाएं रंभ बनाती हैं यानी कि स्टील का निर्माण करती हैं। इसमें पुनः वृद्धि और विभाजन होता है, जिसमें कि क्या होता है, भ्रूण जो होता है एम्ब्रियो वो कुछ हृदयाकार यानी कि कॉर्डेट हो जाता है। उसके बाद देखिए बीज पत्र बड़े हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण होते हैं उसमें 2 बीजपत्र यानी कि 2 कॉटिलिडन्स हो जाते हैं जो कि एक एक्सिस से ही जुड़े होते हैं। और एक्सिस का वो भाग जो बीजपत्रों के बीच में स्थित होता है उसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल्स यानी कि प्रांकुर कहते हैं, और दूसरा भाग कहलाता है रेडिकल्स यानी कि मूलांकुर। आपकी बुक में इसका फिगर दिया हुआ है, तो फिगर से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एक होता है, जैसे कि द्विबीजपत्री में जो पौधे होते हैं द्विबीजपत्री, उसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद की प्रक्रिया को बताया गया है कि देखिए पहला है फर्टिलाइज्ड एक है। ठीक, तो ये क्या बनाता है, जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट क्या होती है, एक द्विगुणित डिप्लॉयड संरचना होती है।
तो इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है। तो माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा ये क्या होती है, इसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो आरंभ में क्या होती है, जब स्टार्टिंग में क्या होता है, इसका आकार थोड़ा सा बढ़ता है ना, आकार इसका बढ़ता है। तो एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, इसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। यहाँ देखिए ट्रांसवर्स इसमें डिवीज़न हुआ। ठीक, ऊपरी जो कोशा होती है, बड़ी कोशा बीजांड द्वार की ओर जो स्थित होता है, उसको हम बोलते हैं बेसल सेल। बीजांड द्वार की ओर का जो बड़ा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, हम बेसल सेल कहते हैं। छोटा जो निभाग की ओर जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल सेल बोलते हैं, है ना। यहाँ पे एपिकल सेल लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनल सेल। अंतस्थ कोशा को ही भ्रूणीय कोशा था। ये जो अंतस्थ कोशा है यानी कि टर्मिनल सेल जो है, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रियोनल सेल बोलेंगे। फिर देखिए बेसल सेल में एक अनुप्रस्थ डिवीज़न हो जाता है, एक अनुप्रस्थ डिवीज़न होता है बेसल सेल में, है ना। और उसके बाद एक वर्टिकल डिवीज़न होता है। तो वर्टिकल डिवीज़न होता है तो ये आगे की ओर बढ़ता है, वृद्धि करता है। ठीक, जब ये आगे की ओर वृद्धि करने लगता है तो ये टी शेप्ड संरचना बनाता है, टी के आकार का। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसे, तो टी के आकार का ये संरचना बनाता है, जिसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, है ना। और कह रहा है कि जो निलंबक सेल होती है, निलंबक ये जो कोशिकाएं होती हैं बेसल सेल, इनमें कई विभाजन होता है, कई जो है ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, अनुप्रस्थ डिवीज़न होता है। लगभग कितना, 6 से 10। ठीक, तो 6 से 10 जब डिवीज़न होता है तो एक लंबी सूत्राकार संरचना बनाती है, एक थ्रेड लाइक संरचना में ये परिवर्तित हो जाती है। और इसका जो ऊपरी कोशा होता है ये क्या बनाता है, पुटिका कोशिका का निर्माण होता है, ये फूलने लगता है। यहाँ देखिए इसमें डिवीज़न हुआ तो ये फूला, ये वाला भाग जो है फूलने लगता है, और ये क्या बना लेता है, ये पुटिका कोशिका यानी कि हॉस्टेरियल सेल का निर्माण करता है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये हॉस्टेरियल सेल में परिवर्तित हो गया। इसका क्या काम है कि ये भ्रूण कोशिकाओं को नीचे की ओर ढकेलने का काम करता है। ये जो भ्रूण कोशिकाएं हैं इन्हें जो है नीचे की ओर ये ढकेलने का काम करने लगता है, यानी कि इनका जो है वृद्धि होने लगता है और एम्ब्रियोनिक सेल जो है नीचे की ओर भिड़ जाने लगते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि निलंबक का जो सबसे निचली कोशा होती है, निलंबक यानी कि बेसल सेल की सबसे जो निचली कोशा होती है ये, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाती है हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, हाइपोफाइसिस कहलाती है। और यही हाइपोफाइसिस जो है वो मूलांकुर यानी कि रेडिकल के शीर्ष का निर्माण करती है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जो बीजांडकाय से जो भोजन बनता है बीजांडकाय में, उससे भोजन प्राप्त करना और वृद्धि कर रहे भ्रूण को, ये क्या है, वृद्धि कर रहा है एम्ब्रियो, तो वृद्धि कर रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ओके, इसी बीच देखिए फिर कह रहा है कि ये तो हो गया, इसके हॉस्टेरिया का निर्माण हो गया, हॉस्टेरियल सेल का निर्माण हो गया। फिर अब ऊपर वाले भाग में देखते हैं। ठीक, यहाँ क्या होता है, अंतस्थ कोशिका के दोनों कोशिकाएं जो होती हैं, यहाँ देखिए एक अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा विभाजित होकर चार विभाजनों में परिवर्तित हो जाती है, 4 सेल में बढ़ जाती है। जो 4 सेल फिर से विभाजित होती हैं और 8 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो है 8 कोशिकाएं और विभाजित होती हैं और एपिडर्मल सेल का एक लेयर बनने लगती हैं, फिर इसमें और भी विभाजन होने लगता है। ठीक, देखिए यहाँ आगे इनमें जो है और भी विभाजन होने लगता है। और ये क्या बनाती हैं, पहले बन रहा था एपिडर्मल सेल, उसके बाद फिर डर्मल सेल बन जाता है, डर्मेटोजन का एक स्तर बनने लगता है। ठीक, अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें वर्टिकल वो ट्रांसवर्स डिवीजन चलता रहता है। आप यहाँ देखिए कई प्रकार के डिवीजन इसमें लगातार स्टार्ट हैं। ठीक है, इनको वृद्धि करने के लिए इसमें कई जो है वर्टिकल डिवीजन भी है, कई जो है ट्रांसवर्स डिवीजन भी है। ट्रांसवर्स डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन लगातार इस तरह से इनमें होता रहता है। ठीक, फिर देखिए फिर हमने पढ़ा था कि ये जो सेल होती हैं इसमें लगातार विभाजन होता है, जैसे कि एम्ब्रियो जो होता है हर्ट के समान हो जाता है। ठीक है,
हृदयाकार इनकी रचना हो जाती है। और देखिए लिखा भी है हार्ट शेप्ड, ठीक, हृदयाकारी हो जाती हैं। और यही जो है और वृद्धि और विकास करने लगता है। यहाँ देखिए इसमें और वृद्धि हो रहा है ना। जब ये और वृद्धि कर रहा है तो ये फिर मुड़ गया नीचे की साइड इस तरीके से। दो भागों में यहाँ तक ये बट रहा है, दिख भी रहा है अच्छे से फिगर में, दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है ये। इसमें और वृद्धि विकास हुआ तो ये मुड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो एक मैच्योर जो होता है डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रो होता है, इसमें दो कॉटिल्यूडन्स यानी कि दो बीज पत्र पाए जाते हैं जो कि एक एक्सिस पर मुड़े होते हैं। एक ही एक्सिस है, यहाँ देखिए एक ही एक्सिस पे ये दोनों मुड़े होते हैं, ठीक है। क्या देखिए पूर्ण बीज का आपको चित्र यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ देखिए सीड कोट है ना। और अंदर देखिए मुड़ा हुआ कॉटिल्यूडन्स आपको दिख रहा हो। एम्ब्रियो जो है एक पूर्ण रूप से विकसित एम्ब्रियो आपको नजर आ रहा है। तो पहले देखिए इसका जो होता है फर्टिलाइज्ड एग जो है हमने देखा ना, दो भागों बटा, बेसल सेल, एपिकल सेल यानी कि टर्मिनल सेल। बेसल सेल जो है वृद्धि विकास किया, ठीक है, 6 से 10 तक की संरचना बनाई है, सूत्राकार संरचना में परिवर्तित हुआ और वृद्धि हुआ तो इसका जो शीर्ष भाग था वो हॉस्टेरल सेल में परिवर्तित हो गया चूसक भाग में, जिसका काम क्या था, भ्रूण को नीचे की ओर ढकेलने का काम था इसका हॉस्टेरल सेल का, ठीक है। जब भ्रूण को नीचे की ओर ढकेला और साथ ही इसका क्या काम है कि विकसित होने वाले जो हो रहा है वृद्धि विकास कर रहा है जो भ्रूण, उसको पोषण प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो भाग था टर्मिनल सेल, वो भी उसमें भी डिवीजन हुआ, ठीक है, एक अनपस डिवीजन हुआ, 4 भाग बटा वो, फिर 4 से वो 8 में परिवर्तित हुआ और वृद्धि किया, ठीक है। इसमें फिर से जो है लगातार वृद्धि विकास हुआ, अनुपस्थ डिवीजन हुआ, उदग्र डिवीजन हो गया इसमें, मतलब कि ट्रांसवर्स डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन लगातार होते रहा और वृद्धि किया ये, तो हार्ट शेप्ड हो गया, है ना। फिर क्या हो रहा है, इसका किनारे का जो सबसे बाहरी भाग है एपिडर्मल सेल, उसका निर्माण हुआ। उसके बाद डर्मल सेल का निर्माण होता है इसमें फिर, ठीक। तो एक स्टेज ऐसे थे जब वो हार्ट शेप्ड हो जाता है और वृद्धि हुआ। जब वृद्धि हो गया तो कॉटिल्यूडन्स जो है एक्सिस पे मुड़ जाते हैं, सेम ही एक्सिस पे मुड़ जाते हैं। तो जब ये जब कंडीशन आती है सेम ही एक्सिस पे जब मुड़ जाते हैं तो इस तरह से द्विबीजपत्री का जो सीड होते हैं द्विबीजपत्री, उनका होता है पूर्ण रूप से विकास। तो ये था द्विबीजपत्री का डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे एक बीजपत्री में किस तरह से विकास होता है। फिगर ध्यान से देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है द्विबीजपत्री के डेवलपमेंट के बारे में तो ये फिगर आपको बनाना है, ओके। फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी मैंने बताया था लाइन ना कि वह जो भाग जो बीज पत्रों से बना होता है उसे बोलते हैं प्रांकुर, प्लूम्यूल्स कहलाता है। और दूसरा भाग जो मूलांकुर कहलाता है, ठीक है। दूसरा भाग क्या कहलाता है, मूलांकुर यानी कि रेडिकल्स कहलाता है। अब देखिए एक बीजपत्री भ्रूण का विकास किस तरह से होता है। यहाँ देखिए जायगोट में यहाँ भी देखिए अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा बेसल सेल और एक टर्मिनल सेल बनता है सेम द्विबीजपत्री की तरह। फिर आधार कोशा जो होती है वो बीजांड द्वार माइक्रोपाइल की तरह होती है। अभी हमने उसमें भी देखा था द्विबीजपत्री में भी कि आधार कोशा जो होती है एपिकल सेल वो कहाँ होती है, बीजांड द्वार की तरह बनती है और इसे क्या बोलते हैं, निलंबक कोशिका कहते हैं, ठीक है। आधार कोशा में फिर अनुप्रस्थ विभाजन होता है और अनुप्रस्थ विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, 2 कोशाएं बन जाती हैं, ठीक है। तो अंतस्थ कोशा में अनुदैर्घ्य विभाजन यानी कि ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। अनुदैर्घ्य यानी कि ट्रांसवर्स डिवीजन, जब उन्हें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो 2 कोशाओं में ये परिवर्तित हो जाती हैं और इस प्रकार से एक टी के आकार के टी शेप्ड का एक बाल भ्रूण यानी कि प्रो एम्ब्रियो बन जाता है। इसके पश्चात देखिए बेटा क्या होता है कि आधार कोशा के विभाजन से बनी कोशा में फिर से अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं, है ना। फिर से इनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, वर्टिकल डिवीजन होते हैं। इन कोशाओं में सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसे बोलते हैं निलंबक यानी कि सस्पेंसर, ठीक है। तो निलंबक का निर्माण होता है और शेष कोशाएं जो होती हैं वो भ्रूण के बनने में अपना योगदान देने लगती हैं। सबसे ऊपरी कोशा जो अभी हमने देखा था फिगर में ना, वो फूलने लगती है, वो क्या बनाती है,
निलंबक का निर्माण करती है, और जो नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, वो एम्ब्रियो को बनाने में हेल्प करती हैं। फिर देखिए अंतस्थ जो कोशिकाएं होती हैं उनमें निरंतर डिवीजन होता रहता है, लगातार उसमें विभाजन होता है, और एक ग्लोब्यूलर भ्रूण बनाती हैं वो, और फूल जाती हैं, भ्रूण का निर्माण करने लगती है। ग्लोब्यूलर यानी कि राउंड राउंड ग्लोब की तरह, ठीक है। तो भ्रूण तथा निलंबक के मध्य में स्थित कोशिकांग जो होती हैं वो बीज पत्राधार यानी कि बेस ऑफ कॉटिलिडन्स यानी, और इसी को बोलते हैं हाइपोकॉटिल। देखिए बेस ऑफ कॉटिलिडन्स और हाइपोकॉटिल एक ही चीज होता है, और इसके अलावा मूलांकुर यानी कि रेडिकल का निर्माण करती हैं। यहाँ देखिए एक बीजपत्री भ्रूण में, एक बीजपत्री जो इम्ब्रो होता है उसमें एक ही बीजपत्र होता है। द्विबीजपत्री में क्या होता था, दो बीजपत्र होते थे। एक बीजपत्री में क्या होते हैं, एक ही बीजपत्र होते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। एक बीजपत्र क्या बोलते हैं, स्कूटेलम, जो कि भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ आगे की ओर स्थित होता है, और प्लूम्यूल्स यानी कि पार्श्व में, प्लूम्यूल्स पार्श्व में लैटरल साइड में वो स्थित होता है। प्रांकुर के चारों ओर जो प्रांकुर चोल होता है कोलेप्टाइल होता है, और रेडिकल के चारों ओर मूलांकुर चोल होता है, ठीक है। प्रांकुर के चारों ओर क्या होता है, प्रांकुर चोल, और मूलांकुर के चारों ओर होता है मूलांकुर चोल। जबकि कुछ घास में क्या होता है, दूसरे बीजपत्र का अवशेष पाया जाता है जिसे बोलते हैं एपिब्लास्ट। अधिकतर जो एक बीजपत्री होते हैं उसमें तो ठीक है एक बीजपत्री का ही अवशेष पाया जाता है, लेकिन कुछ घास वाली फैमिली है उसमें क्या होता है, कुछ दूसरे टाइप का ही बीजपत्र उसमें पाया जाता है। तो ऐसे घास जिसमें कुछ दूसरे टाइप का कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एपिब्लास्ट। देखिए जो फिगर है ये मोनोकॉट का है। देखिए दिख रहा है फिगर में, आप लोग को दिख रहे होंगे, मोनोकॉट एम्ब्रियो ऑफ ग्रासेस। देखिए पहला है ऊस्पोर्स है, कैसा होता है, ये डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है ना। इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, दो भागों में बट गया, एक सस्पेंसर हो जाता है, एक होता है एपिकल सेल होता है ना, वो और फूल जाता है। अभी हमने पढ़ा ना कि शुरू का जो डिवीजन होता है वो सेम होता है, डाइकॉट की तरह ही होता है, लेकिन डाइकॉट में जो कॉटिलिडन्स दो भाग में बट रहा था, यहाँ पे देखिए कॉटिलिडन्स जो है दो भाग में विभाजित नहीं हुआ है, एक ही सिंगल भाग में ही है, ठीक है। यहाँ की स्टेज देखिए, यहाँ से यहाँ तक की स्टेज तो सेम है। सस्पेंसर था इस तरह से फूल गया था, जिसका काम क्या था, पोषण को एम्ब्रियो के जो पोषक पदार्थ है उसको एम्ब्रियो तक भेजना, ताकि एम्ब्रियो जो है और वृद्धि विकास उसमें हो सके, ठीक है। तो यहाँ तक की स्टेज आपको दिख रही होगी सेम, लेकिन यहाँ देखिए यहीं पर इसमें क्या होता था, डिवीजन स्टार्ट हो जाता था डाइकॉट में, और ये हार्ट शेप बन जाता था जो कि और वृद्धि विकास करता था, और वो क्या बन जाता था, ये दो भागों में बट के नीचे की ओर मुड़ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल भी इसमें डिवीजन नहीं हुआ है ना। कॉटिलिडन्स देखिए एक ही है, सिंगल ही है। प्लूम्यूल्स है, यहाँ देखिए रेडिकल्स है। सस्पेंसर देखिए काफ़ी छोटा रह गया है। तो इस प्रकार से होता है मोनोकॉट का विकास। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है भ्रूण पोष का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। अभी हमने देखा था भ्रूण का विकास यानी निषेचन के पश्चात क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो किस तरह बनता है वो हमने देखा। साथ ही डाइकॉटिलिडन्स और मोनोकॉटिलिडन्स में कैसे विकास होता है वो हमने देखा, है ना। अब दूसरा हम देखेंगे भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी द्विनिषेचन की प्रक्रिया जो होती है उसके फलस्वरूप जो बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष, ठीक है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विकास से क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विकास से क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और ये कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ये 3N कंडीशन इसमें पाई जाती है, ये ट्रिप्लॉइड होते हैं। भ्रूणपोष का एक महत्वपूर्ण भोज पदार्थ होता है संग्राही ऊतक, जिसमें क्या होता है, भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है, ठीक है। भ्रूणपोष में क्या होता है,
स्टार्च पाया जाता है। भोजन किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में। और इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, इसका काम क्या है? भ्रूण के विकास तथा बीज के अंकुरण के समय इसका जो है उपयोग किया जाता है। यानी इसी मंड और स्टार्च का उपयोग कब करते हैं? जब एम्ब्रियो और डेवलप होता है और साथ ही जब अंकुरण की अवस्था आती है तब। थर्ड देखिए, तीसरा कंडीशन होता है बीज तथा फल का निर्माण। फिर देखिए इसमें देखिए बीज क्या होता है? बीज को ही बोलते हैं परिपक्व बीजांड, यानी कि राइप्ड ओव्यूल्स बोलते हैं बीज को। डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया जब होती है, तो इसके फलस्वरूप बीजांड किसमें परिवर्तित होता है? बीज में। बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पूछा जाता है कि बीज जो है किसका परिवर्तित रूप है? ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर बहुविकल्पी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीज किसका परिवर्तित रूप है, तो बीज हम कहेंगे बीजांड का परिवर्तित रूप है। बीज को परिपक्व बीजांड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वह स्थान जहाँ से बीजांड वृंत से जुड़ता है वो क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं नाभिका, ठीक है। जहाँ से बीजांड होता है, बीजांड वृंत से जुड़ता है, उसे हम कहते हैं नाभिका। वहाँ पे एक ऐसे चिन्ह भी बन जाता है, उसे हम कहते हैं क्या? नाभिका, हिलम बोलते हैं उसे। नेक्स्ट देखते हैं फल क्या है। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है। फल मूलतः क्या होता है? अंडाशय होता है। तो इस प्रकार फल वास्तव में एक परिपक्व अंडाशय यानी कि मैच्योर ओवरी होता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प का निर्माण करती है। फिर देखिए ये देखिए कुछ फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक चक्र जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस आदि भी भाग लेते हैं। तो जब फल जो है, फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर कैलिक्स, कोरोला से हो जाए, यानी कि बाह्य दलपुंज इत्यादि से हो, तो ऐसे फलों को हम बोलते हैं असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि सेब, ये क्या है? फॉल्स फ्रूट है, ये ट्रू फ्रूट नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सेब का विकास होता है इससे, थैलेमस से, ठीक है। इसी प्रकार से नाशपाती और स्ट्रॉबेरी भी क्या है? ये एक असत्य फल है। तो याद रखिएगा असत्य फल और सत्य फल किसे बोलते हैं? तो ऐसे फल जिनमें जो है पुष्प के अन्य सहायक भाग जो होते हैं वो भाग लेते हैं फल के निर्माण में, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला और थैलेमस। तो ऐसे फलों को बोलते हैं असत्य फल। एग्जाम्पल याद रखिए, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ये क्या है? असत्य फल है, फॉल्स फ्रूट हैं। और फिर कहेंगे ट्रू फ्रूट किसे बोलेंगे? तो ट्रू फ्रूट हमने अभी देखा ना कि ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से हो, ठीक, अंडाशय से होगा तो उसे हम कहेंगे ट्रू फ्रूट है, सत्य फल। चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट हेडिंग है निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। पुष्प में क्या परिवर्तन हो जाते हैं? तो बाह्य दल पुंज यानी कि जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है कैलिक्स, वो क्या होता है? गिर जाता है। लेकिन कभी कभी किसी फल के साथ ये लगा रहता है, जैसे कि टमाटर, मिर्च और बैगन। आप देख रहे होंगे टमाटर ऐसा होता है, ठीक, इस तरीके से लगा रहता है। ये क्या है? बाह्य दल पुंज ही तो है। इस प्रकार से मिर्चे में भी लगा होता है, बैगन में भी ऐसे लगा होता है, तो वो क्या होता है? बाह्य दल पुंज होता है। फिर देखिए यहाँ पे होगा दल पुंज। दलपुंज यानी कोरोला, पुमंग, वर्तिका, ये क्या होते हैं? ये गिर जाते हैं। अंडाशय ओवरी केस में परिवर्तित हो जाता है। फल में बीजांड ओव्यूल बीज में बदल जाता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन। बीजांड में क्या परिवर्तन हो जाता है? तो बीजांड का जो बाह्य अध्यावरण होता है, आउटर इंटेगुमेंट, ये बीज चोल बना देता है, टेस्टा का निर्माण कर देता है। अंतः अध्यावरण जो होता है, इनर इंटेगुमेंट, ये बीज का अंतः कवच का निर्माण करता है, टैगमेंट का निर्माण करता है। बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकस नष्ट हो जाता है। और लीची में क्या होता है? लीची में इससे एक मांसल उत्तक निकलता है। इसी बीजांड वृंत से क्या निकलता है? एक मांसल उत्तक निकलता है जो कि बीज के चारों ओर होता है, जिसे हम कहते हैं बीज चोल या फिर एरिल। तो कभी कभी पूछा जाता है कि लीची में खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो हम कहेंगे एरिल होता है। लीची में हम बीज चोल या फिर एरिल खाते हैं, जो कि खाने वाला भाग बनाता है।
और इसे ही बोलते हैं थर्ड इंटेगुमेंट। बीजांड द्वार माइक्रोपाइल भी इसी रूप में होता है इनमें। फिर देखिए बीजांड काय क्या होता है, बीजांड काय ये समाप्त हो जाता है ना निषेचन के पश्चात। देखिए अभी ने देखा ना कि बीजांड द्वार के रूप में होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बीजांड काय जो होता है न्यूक्लियस ये समाप्त हो जाता है और कभी कभी क्या होता है कि पतली परत के रूप में बचा रहता है, जिसे कि बोलते हैं पेरिस्पर्म, जैसे कि कुमुदनी में, काली मिर्च में आदि। कुमुदनी हो गया, काली मिर्च, इसमें बीजांड काय बचे होते हैं पतली परत के रूप में। फिर देखिए नेक्स्ट है हेडिंग है कि निषेचन के पश्चात भ्रूणकोश में क्या परिवर्तन होते हैं। तो भ्रूणकोश में जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं या फिर और सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। जाइगोट इम्ब्रियो का निर्माण करने लगता है। इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो भ्रूणकोश का निर्माण करता है। ओके, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टर्म्स और हैं, जैसे कि दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, असंग जनता यानी कि एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस भी है एक अलैंगिक जनन की एक सामान्य प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, यानी कि जो नए पौधे होते हैं इसमें, वो नए पौधे का निर्माण बिना ही युग्मकों के संलयन के ही हो जाता है। ठीक, बिना युग्मकों के संलयन से ही एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। देखिए एपोमिक्सिस में क्या होता है, गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन यानी सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन नहीं होता और इसमें पौधे के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक रखा जा सकता है एपोमिक्सिस के थ्रू। ठीक है, मतलब अभी ने देखा था कि ये जो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जो है आपस में मिलते थे, सिनगैमी की प्रक्रिया होती थी, संलयन होता था। तो उसके अलावा उससे फिर क्या होता था, एक नए जाइगोट का निर्माण होता था, है ना। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता था। लेकिन ये जो प्रक्रिया है असंजनता जो है एपोमिक्सिस, इसमें क्या होता है, संलयन नहीं होता, यानी कि पौधे के किसी भी भाग से, ठीक है, या फिर नर हो या फिर मादा हो, तो नर या मादा के किसी भी भाग से एक नए पौधे का निर्माण हो गया तो उसे हम कहेंगे एपोमिक्सिस। ठीक, तो ये भी देखिए एपोमिक्सिस भी जैसे जैसे अभी हमने पढ़ा था ना वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो पढ़ा था हमने कायिक जनन पौधों में, तो उसमें क्या होता था कायिक जनन में, कायिक जनन क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट था। पौधे के किसी भी भाग से यानी कि जड़, तना, पत्ती आदि से ही एक नए पौधे का निर्माण हो जाता था। ठीक, तो कायिक जनन जो है ये भी क्या है, एक तरह से एपोमिक्सिस ही है। ओके, जैसे पौधे कौन से थे, गन्ना हुआ, आलू हुआ, क्या होता है इसमें कि उसी के पार्ट से ही, है ना, गन्ना आलू क्या है, तना है, तो तने वाले भाग को ही काट दिया जाता है और इसे मिट्टी में रोप दिया जाता है जिससे कि नए पौधे का निर्माण हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी। ये क्या है, देखिए अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं अनिषेक फलन। याद रखिएगा पार्थेनोकार्पी क्या प्रक्रिया होती है कि ओवरी में निषेचन की प्रक्रिया ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो और विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एक नए जो है फल का निर्माण हो जाए। फल भी कैसा हो, फल में बीज ना हो। ठीक है, बीज नहीं होगा तो बोएंगे क्या, बोने वाला भाग है ही नहीं, है ना, बीज को ही तो बोया जाता है तभी वो एक नए पौधे में परिवर्तित होता है ना। लेकिन यहाँ देखिए बीज ये इन पौधों में, इन फलों में बीज नहीं होता है। फिर देखिए कुछ फल है जैसे अंगूर, केला, अनानास। अंगूर, केले और अनानास में बीज देखा है कभी, नहीं होता है ना। तो इनमें क्या होता है, प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है, यानी ये प्राकृतिक रूप से ही इनमें पार्थेनोकार्पी की प्रक्रिया होती है। देखिए स्पेलिंग देख लीजिए, PAR है बेटा, यहाँ पे PARTHENOCARPY। ठीक, पार्थेनोकार्पी। तो प्राकृतिक पार्थेनोकार्पी किसमें पाई जाती है, अंगूर में, केले में, अनानास में। ठीक है, इसके अलावा कुछ हार्मोन का उपयोग करके भी बीज रहित फलों का निर्माण किया जा सकता है। हार्मोन कौन से हैं, पादप हार्मोन यानी कि ऑक्सिन और जिबरेलिन, ये नाम याद रखिएगा। ठीक, हार्मोन के नाम याद रखिएगा जिनसे जो है बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। कौन सा फल है, कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन और जिबरेलिन। ठीक है, तो इनका यूज करके भी बीज रहित फल उत्पन्न किया जा सकता है।
और इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे फल होते हैं ना जिसमें कि बीजों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, यानी कि बीज से ही उस फल का अस्तित्व है। तो क्या होगा, अगर उसमें बीज ही नहीं रहेगा तो फल का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा कौन सा फल है, जैसे कि अनार। देखिए अनार में क्या खाते हैं हम, बीज ही तो खाते हैं। तो उसमें पार्थेनोकार्पी का मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि आप जो है हार्मोन का यूज़ करके विदाउट बीज वाले जो है अनार का उत्पादन कर सकें। ठीक है। और इसके अलावा नारियल, देखिए नारियल में भी खाए जाने वाला भाग क्या होता है, जो खाए जाने वाला भाग होता है नारियल का वो बीज से ही बनता है। तो वहाँ भी हम पार्थेनोकार्पी जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन। ये क्या होता है, अंडकोशा में एग में बिना निषेचन के ही यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एक नया एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट टर्म है देखिए बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। देखिए ये क्या होता है कि एक बीजांड या फिर बीज में जब एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न हो जाते हैं, एक से अधिक जो है भ्रूण उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है। देखिए यद्यपि एक बीज के बहुत सारे जो भ्रूण होते हैं वो विकसित तो हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनमें से कोई एक ही एम्ब्रियो जो होता है, भ्रूण होता है, सक्रिय होकर एक नए पौधे को जन्म देता है ना। कोई फल हो उसमें ढेर सारे बीज हों, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बहुभ्रूणता कहलाएगी। तो ये जो टर्म्स है बेटा इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये चीजें कैसे होती हैं, है ना। अलैंगिक जनन जैसे हमने असंग जनता जैसे हमने देखा एपोमिक्सिस में क्या होता है, नए पौधों का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही हो गया। अनिषेक फलन में क्या है, अंडाशय में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो गया। अनिषेक फलन यानी कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण। ठीक है। इसी प्रकार से अनिषेक जनन, अंडकोशा से बिना निषेचन के ही भ्रूण बन गया, तो उसे हम कहेंगे अनिषेक जनन, बिना निषेचन के ही भ्रूण बना। ठीक। बहुभ्रूणता यानी कि अनेक भ्रूण निकल गए, एक बीज से अनेक भ्रूण उत्पन्न हो गए, उसे हम कहेंगे बहुभ्रूणता। लेकिन कोई एक ही भ्रूण जो है नए पौधे को उत्पन्न करेगा। ये जो टर्म्स है अनिषेक फलन, तो ये शब्द दिया था नील नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है। नील या कहिए नॉल, जो भी, नॉल या नील। अनिषेक फलन ये जो टर्म्स है ये शब्द दिया था नॉल नामक साइंटिस्ट ने। ओके। अनिषेक जनन, ये जो है अनिषेक जनन, इसका आविष्कार किया था जूल और मुरबैक ने। ठीक है। इसी प्रकार से जो बहुभ्रूणता है इसको लीवेनहॉक ने, पूरा नाम है इनका लीवेनहॉक ने संतरे में इसे खोजा था।